बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राथमिक प्रदूषण कौन होते हैं, द्वितीयक प्रदूषण कौन होते हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में प्रदूषण से क्वेश्चन अगर पूछता है तो एक क्वेश्चन रहता ही है। और अगर ठीक से देखा जाए तो ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषण जो सीधे स्रोत से निकलता है, जैसे वाहन से निकल गया, किसी गाड़ी से निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, पीएम पॉइंट में निकल गया, तो ये प्राथमिक प्रदूषण होते हैं। द्वितीयक प्रदूषण वो होते हैं जो इन प्राथमिक प्रदूषणों को जलाने पर निकलता है, जैसे ओजोन हो गया, H2SO4 हो गया, पैन हो गया, स्मॉग हो गया, ये द्वितीयक प्रदूषण में आते हैं। PM 2.5 और PM 10 ये सब द्वितीयक प्रदूषण में आते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल का संघटक में देख लें तो वायुमंडल के संघटक में कौन कौन से होते हैं। तो एक गैस होता है, एक जलवाष्प होता है तथा एक एरोसोल होता है। ये तीनों मिल करके वायुमंडलीय संघटक बनाते हैं। तो गैस में भी देखा जाए तो इसमें भी दो प्रकार की गैसें पाई जाती है वायुमंडल में। एक अस्थायी रूप से गैसें पाई जाती है जो हमेशा एक समान बनी रहती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। जैसे नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, तो वो 78% है, ऑक्सीजन 21% समथिंग है। तो वहीं जो आर्गन है कितना है याद रखेंगे, ये आपको O2 हो जाएगा और आर्गन कितना हो जाएगा 0.93%। क्रम से भी पूछता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन है, तो क्रम से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, तब आपको आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वहीं CO2 के पूछ ले, CO2 वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 0.043% पाया जाता है। ये क्रम से भी ये भी याद रखेंगे। तो अस्थायी गैस से याद रखेंगे कौन कौन होता है, तो इसको यहाँ से अभी हटा लेते हैं, ये अस्थायी गैस में नहीं आ जाएगा, बट इसे बता दिए क्रम से याद रखने के लिए। तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन, आर्गन हो जाएगा, ये अस्थायी है। और अस्थायी गैस या परिवर्तनशील गैसें कौन होती है, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन या CH4। इनकी मात्रा से चेंज होने पर ही हम लोग कहते हैं क्या कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, ओजोन की मात्रा बढ़ गई, CH4 की मात्रा बढ़ जाए या जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाए, तो ये पक्का है कि क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जिससे क्या होगा कि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाएगी। तो मेन मकसद हमारा यहाँ नहीं रहा, हमारा है पॉल्यूशन को लेकर के। वही जलवाष्प है, तो जलवाष्प से मेन कारण क्या होता है, मौसमी संबंधी जो भी घटनाएं होती है, बारिश लाना, मौसम को चेंज करना, शरद ऋतु, गर्मी ऋतु, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है मुख्य रूप से, तो जलवाष्प होता है। एरोसोल, एरोसोल ये बहुत फैक्टर करता है कब, सर्दियों के दिनों में दिल्ली में स्मॉग आ जाता है। इसमें निलंबित सूक्ष्म कण होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, SPM बोलते हैं। इनका उत्सर्जन उद्योगों से या उद्योगों को कोयला जलाने से, गाड़ियों से, इस सब से निकलता है। ठीक, तो अब हमारा मेन है कि प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण में अंतर क्या होता है, इसको देखते हुए हम अपना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए, द्वितीयक प्रदूषण, प्राथमिक प्रदूषण तो समझ गए हैं कि जो सोर्स से डायरेक्ट निकल जाए वो प्राथमिक। द्वितीयक जो प्रदूषण है उसे कैसे परिभाषित करते हैं, तो प्रदूषण जो वातावरण में मौजूद है, प्राथमिक प्रदूषकों को रासायनिक या भौतिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। ये प्रदूषक सीधे स्रोत से नहीं निकलते, याद रखेंगे कि ये सीधे जो द्वितीयक में सीधे स्रोत से नहीं निकलते, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों को संयोजन या परिवर्तन से बनते हैं। राइट, अब इसमें कौन कौन सोर्स हैं और क्या कौन कौन से आपको द्वितीयक जो पॉल्यूशन है उसमें देख ले। तो सबसे पहले ओजोन के बारे में देख ले। तो ओजोन यहाँ भी हम लोग देख ले तो O2 क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर सिर्फ O रहे ऐसे करके तो इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। राइट, तो ये नवजात ऑक्सीजन और O2 मिल करके आपको क्या बनाते हैं, O3। एक तो ये हो गया, लाइटनिंग की जब क्रिया होगी आपको क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में, तो ओजोन का बनेगा। दूसरा कैसे बनता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया करके O2, ये भी आपको क्या बनाते हैं, O3।
तो दो तरीका हो गया। निर्माण कैसे होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जिसको VOCs के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करते हैं वहीं लाइटनिंग के समय में, और ओजोन 3 का निर्माण करते हैं। अब ओजोन 3 से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो धरातलीय आयोजन ओजोन जो होता है वह सबसे ज़्यादा क्या खराब करता है, तो जिससे सांस की बीमारियां होती है, फसलों को नुकसान पहुंचता है, और वो जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको ओजोन की अगर जो ओजोन आता है अगर वो नहीं रहे, ख़त्म हो जाए, तो चर्म रोग भी हो सकता है। अब देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देख लेते हैं, H2SO4। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और वायुमंडल में ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ मिल करके इसका निर्माण होता है H2SO4 का। अब H2SO4 से क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है, जो हम लोग सुने होंगे कि मथुरा के आसपास या आगरा के आसपास जितने भी फैक्ट्री है उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलने से H2SO वायुमंडल में जलवाष्प से अपक्रिया करके अम्ल वर्षा करता है, और आगरा का ताजमहल उसका कलर जा रहा है, यानी जो स्टोन पर अम्ल वर्षा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोन कर्क यानी कैंसर, राइट। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड। ये कौन कौन हो गए आपको, ओजोन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो द्वितीयक प्रदूषण पढ़ रहे हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक रेडिकल जिसको बोलते हैं OH की प्रतिक्रिया से आपको क्या बनता है, तो HNO3 का निर्माण होता है। ये भी वायुमंडल में अगर मौजूद हो जाए, स्मोक भी बनाएगा और साथ ही अम्ल वर्षा कराएगा। जो चौथा है पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं PM 2.5 और PM10, ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, बुजुर्ग क्या किसी के लिए भी फेफड़ा जा करके जाम कर देता है। पार्टिकुलेट मैटर का निर्माण कैसे होता है, तो गैसीय प्रदूषकों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का ठोस या तरल कणों में परिवर्तन होने से आपको पार्टिकुलेट मैटर का निर्माण होता है, जो क्या करता है, सीधे फेफड़ों के रोग और जो सांस लेने की क्षमता है वो कम कर देता है। पांचवा कौन है, पैन। ये कई बार पूछा हुआ है कि पैन का फुल फॉर्म भी क्या पूछ दिया हुआ है कि पार्टिकुलेट मैटर में पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की सूर्य के प्रकाश के प्रतिक्रिया से पैन का निर्माण होता है। अब ये क्या करता है, आँखों में जलन, दिल्ली में जब पोल्यूशन सबसे अधिक हो जाता है तो आँखों में जलन हो जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जो छठा है ये स्मॉग है, राइट। स्मॉग का निर्माण कैसे होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग ओजोन, पैन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण से तथा वाहनों के धुआं जब निकलता है सॉलिड फॉर्म में, जब धूल कण मिल जाता है तो स्मॉग का निर्माण होता है। सल्फर स्मॉग कोयला जलाने से निकलता है, राइट। ये भी याद रखेंगे, जो सल्फर स्मॉग है कोयला जलाने से, सल्फर डाइऑक्साइड और धुएं का मिश्रण है सल्फर स्मॉग। शॉर्ट फॉर्म में पूछ ले कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषण में अगर पूछ दे कि सिर्फ ऑप्शन दे करके, तो याद रखेंगे प्राथमिक में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM हो जाएगा, राइट। वहीं द्वितीय प्रदूषण में ओजोन 3 होगा, सल्फर H2SO4 हो जाएगा, पैन हो जाएगा, स्मॉग हो जाएगा, ओजोन 3 हो जाएगा, राइट। जो द्वितीयक प्रदूषण है मुख्य रूप से कहाँ उत्सर्जित होते थे, तो औद्योगिक उत्सर्जन होता है, कोयला जलाने से बड़े बड़े उद्योग में निकलता है, उससे अगर वायुमंडल में जाता है जलवाष्प से मिल करके वह अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। वाहनों का धुआं नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। प्राकृतिक स्रोत अगर देखा जाए, अधिकतर तो मानव निर्मित होता है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत में भी कहाँ से, ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें बहुत सारा चीज़ निकलता है, वायुमंडल में H2SO4 में बदल जाता है। अब प्रभाव नियंत्रण में क्या होगा कि अब सबसे खतरनाक तो क्या होता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, अस्थमा हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है। पर्यावरण पर क्या हो जाता है, तो पर्यावरण पर मिट्टी जो होता है अम्लीय प्रकार की मिट्टी हो जाती है, जैव विविधता का नुकसान पड़ता है। अब इसका नियंत्रण कैसे हो, तो वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है उसके साइलेंसर में,
स्वच्छ ऊर्जा पवन ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। अब वहीं देखिए भारत में इसका क्या प्रभाव, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव 4 महानगरों में सबसे ज़्यादा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में इसका प्रभाव देखा जाता है। दिल्ली की धुंध सर्दियों में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और PM2.5 के मिश्रण से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। अब इससे क्या होता है कि वो जहाँ जहाँ महानगर है वहाँ तो औद्योगिक है, वहाँ क्या पॉल्यूशन निकल करके और अम्ल वर्षा करता है, जिससे कृषि के लिए खेती, जो मार्बल से संबंधित मकान है उस पर संचरण होता है। तो वो अम्ल वर्षा कोलकाता, मुंबई जैसे औद्योगिक शहरों में देखी जा सकती है। इस प्रकार द्वितीयक प्रदूषण प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियों के जटिल संयोजन से उत्पन्न होता है और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए काफ़ी गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। आई होप छोटा सा टॉपिक था, सबको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तथा शेयर करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।